क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल यानी आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। यह बिल 6 अप्रैल को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया। इस बिल को बंदी अधिनियम 1920 को बदलने के लिए लाया गया है। इस बिल पर खूब घमासान मचा हुआ है। बिल के आने के बाद से ही कानूनी विशेषज्ञों और विपक्ष ने इसके प्रावधानों को देखते हुए प्राइवेसी से जुड़ी कई चिंताओं को उठाया है। यह बिल क्या है, इससे क्या बदल जाएगा, इसके पारित होने पर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है, ये सब कुछ आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। दरअसल बंदी अधिनियम 1920 इस बात के लिए अधिकृत करता है कि व्यक्तियों की पहचान से संबंधित जानकारी जुटाई जाए, खासकर किसी दोषी के गुनाह की जांच के लिए। मौजूदा बिल से जानकारी जुटाने का दायरा बढ़ जाएगा। बिल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी को भी 75 साल तक डेटा लेने, संग्रह और सुरक्षित करने की अनुमति दे देता है। पॉइंट्स में समझने की कोशिश करें तो इस बिल से पहचान चिन्हों का विस्तार होगा, डेटा लेने की श्रेणियों में विस्तार होगा और साथ ही साथ एनसीआरबी के साथ मिलकर डेटा संग्रह और सुरक्षा की इजाजत भी जांच एजेंसियों को मिल जाएगी। द क्विंट ने इस बिल को समझने के लिए इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी आईएफएफ के वकील और कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता से इस पर बात की। अपार गुप्ता ने बताया कि मौजूदा स्वरूप में बिल से प्राइवेसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जस्टिस पुत्तुस्वामी निजता का अधिकार निर्णय के तहत लोगों को प्राइवेसी का अधिकार मिला था। इसमें साफ साफ बताया गया था कि प्राइवेसी में दखल देने से पहले इसका मकसद बताना पड़ेगा। प्राइवेसी यानी निजता की सुरक्षा का इंतजाम करने की भी बात कही गई थी। न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को प्राइवेसी का मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। लेकिन आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 से जुड़ी चिंताओं को गहराई से देखने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसा डेटा लिया जा सकता है और किससे लिया जा सकता है। नए विधेयक में क्या है? पुराना बंदी अधिनियम के तहत जानकारी लेने के लिए उंगलियों और पैरों के निशान लेने की इजाजत है, लेकिन नए बिल के तहत हथेली की छाप, आइरिस और रेटिना स्कैन, हस्ताक्षर और लिखावट, शारीरिक और बायोलॉजिकल नमूने जैसे रक्त, वीर्य, बालों के नमूने और स्वाब जैसे सैंपल और जानकारियों का डेटा लेने का अधिकार जांच एजेंसियों को मिल जाएगा। ये जानकारियां किसी भी ऐसे व्यक्ति से ली जा सकती हैं जो किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार या किसी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया हो। दंड प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं के तहत व्यवहार या शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया गया हो। यह ध्यान देना जरूरी है, पुराने अधिनियम में पहले की 2 कैटेगरी वालों को कवर किया गया था, तीसरी कैटेगरी को नए बिल में शामिल कर लिया गया है। बिल कहां तक जरूरी है वो साफ नहीं है। चूंकि बिल का लक्ष्य बहुत साफ नहीं है, प्राइवेसी का उल्लंघन किस हद तक होगा और क्या इससे उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी, इसे भी बिल में ठीक तरीके से बताया नहीं गया है। सिविक इंगेजमेंट इनिशिएटिव की संस्थापक मानसी वर्मा कहती हैं कि बिल में इस्तेमाल भाषा के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। बिल बहुत से पहलुओं के बारे में कुछ नहीं बताता और शायद सफाई बाद में आए, लेकिन मानसी कहती हैं कि यह लगभग वैसा ही होगा जिसे कोर्ट हमेशा अतिरिक्त कानून बताती है और इसलिए यह गैर संवैधानिक हो जाएगा। लेकिन इस अतिरिक्त कानून का हकीकत में मतलब क्या है? इसे यूं समझा जा सकता है कि संसद में जो कानून बनाकर संसद पास करती है तो उसके कई अहम पहलुओं को कार्यपालिका या नौकरशाही के हवाले छोड़ देती है। फिर नौकरशाही या कार्यपालिका जो एक्शन लेती है उनके ड्राफ्ट को कानूनी मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि ऐसे नियमों को संसद के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए ये बहस और चर्चा और जांच के अधीन नहीं होते हैं। किन लोगों के मेजरमेंट लिए जा सकते हैं? बिल कहता है कि ये मेजरमेंट न केवल उन लोगों से एकत्र किए जा सकते हैं जिन्हें दोषी ठहरा दिया गया है, बल्कि उन लोगों से भी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पहले किसी भी गिरफ्तार शख्स के मेजरमेंट लेने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होती थी। पुलिस को कोर्ट में आवेदन देकर बताना होता था कि फलां मामले में फलां आरोपी का मेजरमेंट लेने की क्यों आवश्यकता है। इसलिए इस विशेष केस में आरोपी की प्राइवेसी का अधिकार का हनन होगा। लेकिन नए बिल से ऐसा करना जरूरी नहीं होगा।
बिल के मुताबिक पुलिस अधिकारी अपने हिसाब से गिरफ्तार व्यक्ति से सभी जानकारी मांग सकता है। वो कोई भी मेजरमेंट उनका ले सकता है। नए प्रावधान में पुराने कानून का विस्तार कर इसे किसी भी अपराध में गिरफ्तार शख्स तक कर दिया गया है और उस शख्स की पहचान से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है। इसलिए यह सभी अपराधों पर लागू होगा, यहां तक कि छोटे मोटे अपराध जैसे मास्क नहीं पहनने, निषेध आज्ञा को तोड़कर बाहर घूमने निकलने या फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन में। अपार गुप्ता ने आगे कहा, इस खंड के एक प्रावधान को पढ़ने के बाद जो समझ में आता है वो ये है कि सब कुछ पुलिस अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। एनसीआरबी डेटा संग्रह संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर पर सवाल। आईएफएफ के अनुसार संभावित रूप से सबसे अधिक चिंता जो इस प्रावधान पर डेटा जुटाने को लेकर है वो है क्लॉज 4। इसके तहत यह अधिकार एनसीआरबी को दिया जाएगा। एनसीआरबी अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है। मानसी वर्मा का मानना है कि इस तरह से डेटा जुटाए जाने पर संघीय ढांचे पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। मानसी ने कहा, सब कुछ केंद्रीकृत होने पर केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कैसे कर रही हैं, उनकी पारदर्शिता के बारे में जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पास ना तो इतनी जानकारी उपलब्ध होगी और ना ही उनके पास पहुंच होगी। इस प्रकार जब प्रक्रिया केंद्रीकृत हो जाती है तो कानूनी बचाव के उपाय व्यक्तियों के हाथों से दूर हो जाएंगे। अब सवाल है कि अब क्या किया जा सकता है। विशेषज्ञों के साथ हमारी बातचीत से जो दो अत्यधिक चिंताएं उभरी हैं वे हैं बिल में साफ गोई का ना होना और प्राइवेसी के अधिकार का संभावित उल्लंघन। जाहिर है ये दोनों चिंताएं भी आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि विधेयक की भाषा को अधिक साफ किया जाए, विशेषताओं को अधिक परिभाषित किया जाए, सुरक्षा उपायों को प्रमुखता से बताया जाए तो प्राइवेसी संबंधी चिंताएं थोड़ी कम हो सकती हैं।